हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। सेकंड सेशन होने जा रहा है। इससे पहले एक सेशन हमारा हो चुका है जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और जो है उसके प्रकृति, अवक्षेत्र और उसके परिभाषाओं पर डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ आपके क्लियर हो जाएगा। और जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्लियर हो जाएगा तो उसको प्रभावित करने वाले तत्व, अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है, ये आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो सेशन में इसी प्रकार से कंटिन्यू रखता रहूंगा। डेली नाइट में 9 बजे आप लोगों के लिए मैं लाइव आता रहूंगा। दोस्तों, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपका बस सपोर्ट में सिर्फ आप लोगों का शेयर चाहिए। अगर आप शेयर करते रहेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर जुड़ेंगे तो दोस्तों मेरी भी एक मजबूरी बन जाएगी सेशन को कंटिन्यू करने की। तो आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने सेशन को स्टार्ट किया है। तो आप लोग थोड़ा सा इतना सहयोग करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसकी पहुंच बढ़ाए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, स्टार्ट करें। फिर से बोल दूं, शेयर जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि फिर सेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत अभी हमने फर्स्ट यूनिट को ही स्टार्ट किया है और फर्स्ट यूनिट में मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में भी आप लोगों को मैंने बताया था और अभी भी बता देता हूं। दोस्तों, इसमें हमने पहले टॉपिक में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अर्थ पर बात की थी। ये सेकंड टॉपिक जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला टॉपिक हमने पहले लिया था। ठीक है ना? और आज होगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों पर। क्लियर है? तो समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उन पर अब हम आज डिस्कशन करेंगे। इसको आज करने का रीजन ये था दोस्तों कि आपने पहले लेक्चर में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को अच्छे से समझ लिया है। अब आपको कौन कौन से तत्व ये प्रभावित करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए, तो इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेशन आज का ज्यादा लेंदी नहीं होगा, है ना? ज्यादा लेंदी नहीं होगा। व्याख्या और उसके तत्व पर ही हमारा पूरा फोकस होने वाला है आज। ठीक है ना? चलिए, तो शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली अपने सेशन पर ही मूव करते हैं। दोस्तों, एक बार इस थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति आप पढ़ रहे हो अभी, है ना? थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज इसमें फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, अगर उस रास्ते से चलेंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये मान लीजिए कुछ भी नहीं है। बस कुछ टर्मिनोलॉजियां आपको याद करनी है, उसके अलावा इस पूरी पॉलिटी में कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितनी आपको ये परेशान करती है ना, ये आपसे डरने लग जाएगी। आपके लिए इतना आसान बना दूंगा इसको। बस जैसे मैं बताता हूं, बस इस तरह से उसको फॉलो करते जाइए, है ना? जो मैं हमेशा आप लोगों को 2-3 स्टेप बताता हूं पढ़ने के लिए, 3 स्टेप हमेशा बताता हूं। सेशन लीजिए, पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, उसके तुरंत बाद पे आपके बुक में जो टॉपिक, जो आपने लेक्चर लिया है, उसी टॉपिक को अपनी बुक में, चाहे सीरीज हो या कुछ भी हो, उसमें एक बार पढ़ लीजिए। 3 स्टेप अगर आप ये फॉलो करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है वो। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? सबसे पहले तो देखिए, वैसे तो हम इस सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में ये पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक्चुअल में क्या होती है। अब दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिन्होंने नहीं देखा है सेशन को, मैं थोड़ा सा उसको मोटा मोटा सा बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों इस विश्व के पूरे देश आते हैं और इन पूरे देशों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, एक देश का दूसरे देश के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, चाहे वो व्यवहार मित्रतापूर्ण हो या शत्रुतापूर्ण हो या निष्क्रिय हो, किसी भी प्रकार का जो व्यवहार अन्य देशों के साथ किया जाता है, वही यहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्लियर है ना? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ये मुद्दा इतना भयानक रूप से चल क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी मानव सभ्यता के समय की है। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, या फिर ऐसा माने कि जब से मानव सभ्यता में राजनीति के पहलू ने प्रवेश किया है, तब से मानव का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो एक राष्ट्र के अंदर विभिन्न समूहों का संघर्ष करना ये तो आम बात होती है, लेकिन ये भयानक रूप कब धारण कर लेती है? जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार करना चाहे। तो ये एक देश का दूसरे देश पर अधिकार करने की जो धारणा होती है, इसको हम उपनिवेशवाद बोलते हैं, साम्राज्यवाद बोलते हैं। साम्राज्यवाद किसके लिए कहलाएगा? जो देश किसी अन्य देश पर अधिकार करना चाहता है वो साम्राज्यवादी धारणा रखता है, और जिस देश पर अधिकार हुआ है वो देश उपनिवेश बन जाएगा।
क्लियर है ना इतना? तो दोस्तों ये जो चीज थी ये 1400 ईस्वी से ये कुछ प्रक्रिया प्रारंभ हुई पूर्वी देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा जो है साम्राज्यवादी धारणा उनके अंदर आई और ये अन्य देशों पर अपने उपनिवेश बनाने का प्रयास इन्होंने निरंतर प्रयास चालू कर दिए। कब? 1400 ईस्वी के प्रारंभ से ही, ठीक है ना। तो तब से लेकर के जैसे ये प्रयास प्रारंभ हुए तो क्या हुआ कि जितने भी देश सक्षम थे, शक्तिशाली थे, वो अन्य देशों पर कब्जा करते रहे, किसी भी प्रकार से कब्जा करते रहे। अब हुआ क्या, जैसे अब और आम शब्दों में समझिए इसको, जैसे भारत पर इंग्लैंड ने कब्जा किया, भारत पर इंग्लैंड ने कब्जा किया था, इसी प्रकार से अब जब इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा किया तो उस समय इंग्लैंड को अन्य देशों से भी लड़ना पड़ा था भारत के अंदर ही, क्योंकि भारत में ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी कब्जा कर चुका था, पुर्तगाली भी आ चुके थे, है ना, स्वीडन भी आ चुके थे। तो इन सबको जो भी युद्ध में जो जीता उसने यहाँ पर स्थायी रूप से उसने निवास किया, उसने शासन किया, और जो हार गए वो यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के चले गए थे। तो इसी प्रकार की जो ये प्रक्रिया हुई ये लगभग सभी देशों में हुई जहां जहां पर इन लोगों ने अपना उपनिवेश किया था, उपनिवेश बनाया था। तो कई देशों में इस प्रकार का होने से क्या होता है कि विभिन्न देशों में जैसे कि जब दो साम्राज्यवादी देश उस उपनिवेश वाले देश में आपस में टकराए तो उनमें एक कटुता की भावना उत्पन्न होने लगी, और ये कटुता की भावना सिर्फ उस देश तक ही सीमित नहीं रही। फिर क्या है, इस भावना धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप में समाहित हो गई, अर्थात इसने पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के देश, जो यूरोपीय देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, वो पूरे देशों में कटुता की भावना आ गई। अब वो देश आपस में लड़ मरने के लिए तैयार होने लगे, और इसका जो परिणाम साबित हुआ वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध से। कब हुआ दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध से। और प्रथम विश्व युद्ध भी कब हुआ? उससे पहले भी कई सारी तैयारियां हुई कि पहले जो है पूरा विश्व अलग अलग गुटों में बंटना चालू हो गया। एक गुट अमेरिका ने लेकर के बना लिया, एक गुट रूस ने लेकर बना लिया, जिसे सोवियत संघ रूस कहा जाता था पहले, है ना। तो इन दोनों ने अपने अपने देशों को मिलाकर के गुट बना लिए और ये गुट आपस में भड़का गए, लड़ने लगे। तो यही प्रक्रिया दोस्तों फिर प्रथम विश्व युद्ध से निरंतर चलती रही। जैसे तैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके समाप्त होने के कुछ वर्षों बाद ही फिर द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। उसमें भी भयानक क्षति हुई, जनहानि, मानहानि, धनहानि, कई प्रकार से दोस्तों पूरा विश्व जो है लड़खड़ा उठा था, बहुत भयानक नुकसान हुआ था दोनों विश्व युद्धों के बाद में। अब लेकिन अब पूरे विश्व के सामने जब दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ तो अब पूरे विश्व के सामने एक भयानक चुनौती यह थी कि अब कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। अब भाई ऐसा क्यों यार, अब पहला युद्ध भी लड़ लिया है, दूसरा भी लड़ लिया, तो तीसरा भी लड़ लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? तो दोस्तों जितना नुकसान पहले युद्ध में हुआ था, है ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा नुकसान दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। और अगर अब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अब मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब के जो हथियार है उन हथियारों ने अपना रूप बदल लिया है। युद्ध करने का जो तरीका था उस युद्ध का तरीका बदल चुका है। तो अब यह कहा जाता है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय अर्थात कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी एक समस्या बची है और वो बची है शांति की, कि अब किसी को कहीं पर पूरे विश्व में शांति नजर नहीं आती। बाकी सब नजर आ रही है, वह शांति नजर नहीं आती, है ना। तो शांति व्यवस्था को स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है अब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। तो उसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने के अब कई विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये था पूरा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप था। अब आगे की कहानी अब आपको सटीक रूप से समझ आएगी। यहां तक का क्लियर हुआ है ना दोस्तों? एक कहानी के रूप में यहां तक का क्लियर हुआ है ना? अब जो हम यहां पर बताने वाले हैं, जिन तत्वों पर चर्चा करने वाले हैं, अब वो तत्व आपको सटीक रूप से समझ आएंगे। अब जरा आइए पैनल पर चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर एक मिनट पेन ले लेते हैं। ओके, लिया हुआ है पहले से। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा विषय है जिसका स्वरूप दिन व दिन बदलता ही जा रहा है। एक एक शब्द का दोस्तों यहां अर्थ समझते चलना। पूरी कहानी में इन मोतियों को पिराने वाला हूं। जो अभी कहानी सुनाई ना मैंने आप लोगों को, उस कहानी में इन सारे मोतियों को डालने वाला हूं। एक पूरी माला बनाएंगे जिससे कि वो आपकी वो जो लिंक है ना वो टूटे ना। पूरे कहानी के रूप में समझिए इसको। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जब ये हलचल थी, है ना, तो अब ये हलचल जो थी वो क्यों थी?
क्योंकि जो ये व्यवस्था थी, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी तरह बदल चुकी थी। क्यों बदल चुकी थी? कि हर दिन अब ये अपना नया रूप धारण करती ही जा रही थी। कौन? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। कैसे? कि 1945 के बाद में, 1945 के बाद की कहानी है दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए गए, कई ऐसे कार्य किए भाई। कार्य क्या? वैज्ञानिक सिद्धांत आए, कई सारे विद्वानों ने कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए, है ना, कई सारे प्रयास किए। क्यों किए थे? क्योंकि अब उनको चिंता सताने लगी कि अगर यही स्थिति चलती रही, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अगले तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चालू हो गई थी, और उस तैयारी को ही तो हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। वही तो शीत युद्ध है, क्योंकि किसी भी युद्ध की तैयारी पहले रण में नहीं होती है, मतलब कि पहले रण क्षेत्र में नहीं होती है, बल्कि उस युद्ध की तैयारी पहले मस्तिष्क में होती है। पहले मस्तिष्क में युद्ध की तैयारी होती है, उसके बाद उसका वास्तविक स्वरूप होता है। वो जो क्षेत्र में लड़ा जाता है, युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जाता है, वो तो उसका वास्तविकता होती है ना। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो युद्ध की तैयारी पहले मानव के मस्तिष्क में होती है। तो वो मस्तिष्क में तैयारियां होना प्रारंभ हो चुकी थी, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस शीत युद्ध की भावना को परखने के बाद पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विद्वान थे, और उन सबको चिंता सताने लगी थी कि अब क्या होगा। अगर अब युद्ध हुआ तो अब आणविक हथियार, परमाणु बम, इतने भयानक हथियारों का जो है आविष्कार हो चुका है कि अब इस विश्व का बचना संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध की लहर चलने लगी, तो ऐसी लहर में ही कई वैज्ञानिक, कई विद्वान आए और उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। लेकिन जब ये सिद्धांत आने लगे तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ, अब कुछ ना कुछ निराकरण निकल जाएगा, जिससे शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है ना। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो गया। अब इस अध्ययन पद्धति में कई परिवर्तन हो चुके थे। ठीक है ना, क्योंकि पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अध्ययन था वो सीमित था। क्यों सीमित था? क्योंकि उस समय देश ही कितने से थे, मुट्ठी भर तो देश थे। भाई कौन देश थे? भाई देश तो वैसे जो आज है वो उस समय भी थे, लेकिन जैसे ब्रिटेन के पास में 100 से भी ज्यादा देश थे जिस पर उसने कब्जा कर रखा था। तो अब अकेला ब्रिटेन अपने नाम से चलेगा ना? ब्रिटिश सरकार के नाम से चल रहा था सब कुछ। ठीक है ना। अब जैसे ब्रिटेन का कब्जा उनसे हटा तो सोचिए ना, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में 100 देश उभर कर बाहर आना कितनी बड़ी बात होगी। तो पहले जो है मुट्ठी भर देश थे, जो सक्षम देश थे, जो साम्राज्यवादी देश थे, जिन्होंने अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था। सिर्फ उन देशों की गिनती होती थी और उनकी ही राजनीति का अध्ययन किया जाता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जैसे ही देश आजाद होने लगे, वैसे ही इस विश्व में देश की संख्या बढ़ने लग गई, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीवन में कई सारे नए नए तत्वों के आने से, कई सारे परिवर्तन होने लगे। इन सब के अलावा इन तत्वों में जो है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का विकास महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इसके अलावा उपनिवेशवाद का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन मतलब समाप्त होना, है ना। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद कई सारे तत्व निकलकर बाहर आए, और तत्वों में कौन सबसे प्रमुख? टेक्नोलॉजी ने जो है एक नई नई टेक्नोलॉजियां आने लगी, स्थापित होने लगी। उसके बाद में जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद समझ गए ना किसको बोलते हैं दोस्तों? जब कोई साम्राज्यवादी देश किसी अन्य देश पर कब्जा करके वहां पर अपनी शासन व्यवस्था चलाए, जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा जमा रखा था, ठीक है, उसको हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। और जब वो उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा तो उसको हम बोलेंगे उपनिवेशवाद का उन्मूलन। क्या? उन्मूलन। ठीक है ना। तो इन सब से, नई टेक्नोलॉजी के आने से, उपनिवेशवाद का उन्मूलन होने से नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो ये तत्व जो है, इन तत्वों ने बहुत ज्यादा मात्रा में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया। परंतु इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है अंतरराष्ट्रीय मामलों के ज्ञान में एक सैद्धांतिक एकरूपता ढूंढने की जिज्ञासा। अब इस पर अटक गई अपनी सुई। क्या है अब ये? समझिएगा। अब इस पूरी कहानी में हमने इतना तो समझा कि किस प्रकार से पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ रही थी, और उन चिंताओं को कम करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता थी, और वो थी कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था की स्थापना की जाए। यहां तक तो आपको समझ आता है।
अब शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ विद्वान आए, कई विद्वानों ने अपने अपने जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए, अपने मत दिए, कई प्रकार से जो इसके कार्य हुए, है ना। तो इन सिद्धांतों को और इतने एक्टिव, इन विद्वानों का इतना एक्टिवनेस देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अब हो सकता है शांति स्थापित होने के प्रयास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसलिए कह सकते हैं कि जब 1942 के बाद में, अर्थात कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 माफ करना, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो परिस्थितियां पलटी, तो वो परिस्थितियां पलटने के पीछे कुछ तत्वों का विशेष हाथ रहा है। और वो तत्व कौन से तत्व थे भाई? नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तकनीकी आने लगी। उसके बाद में जो उपनिवेशवाद की जो परंपरा चली आ रही थी पिछले कई वर्षों से, वो परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी, है ना। और इस परंपरा के समाप्त होने से धीरे धीरे नए राष्ट्र उत्पन्न होने लगे। तो नए राष्ट्रों के आने से और साम्राज्यवादी देशों की साम्राज्यवादी धारणा समाप्त होने से, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने से अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदलने लगा, पूरा बदलने लगा, ठीक है ना। अब इन सब के अलावा ये तो ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित, अरे भाई कोई तो बचाओ, है ना, वही तत्व कौन सा कि सैद्धांतिक रूप से भाई पूरे विश्व में, पूरे विश्व को एक साथ बांधना, है ना, सैद्धांतिक रूप से पूरे विश्व में एक रूपता ढूंढने का प्रयास सबसे प्रमुख तत्व था, सबसे प्रमुख तत्व कि किस प्रकार से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सके, जिससे कि ये जो शीत युद्ध वाला माहौल चल रहा है, तीसरे युद्ध की तैयारी चल रही है, ये यहीं समाप्त हो जाए और ये जो लड़ना है और इस प्रकार से जो ये साम्राज्यवादी धारणाएं हैं, अन्य देशों पर कब्जा करना, युद्ध करना, ये सारी चीजें यहीं खत्म हो जाए। तो इसके प्रयास सबसे ज्यादा प्रबल तरीके से किए गए। और क्योंकि सभी वैज्ञानिकों का कहें कि सभी विद्वानों का यही मानना था कि अगर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया जाए तो इस प्रकार की जो युद्धवादी जो धारणा है ये वहीं रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी, फिर कोई देश किसी अन्य देश पर कब्जा करने का सोचेगा भी नहीं। आई होप कि ये जो इसका व्याख्या देखिए हमने, व्याख्या अभी तक की आपको क्लियर पूरी तरह हो चुकी है। अब दोस्तों हम उन तत्वों पर आ चुके हैं जिन तत्वों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया है। किसको? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के कुछ 6 तत्व हैं और इन्हीं 6 तत्वों पर हमारे आज के सेशन पूरा आधारित है या टिका हुआ है। इन 6 तत्वों का डिस्कशन होगा, वैसे ही हमारा सेशन भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? एक बार 6 तत्वों को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, इतनी कम संख्या के साथ में किस तरह से आप लोगों को, मतलब अंतरराष्ट्रीय पॉलिटी पढ़ रहे हो दोस्त, इंटरनेशनल पॉलिटी पढ़ रहे हो आप लोग, और इतनी कम संख्या में यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, पहला तत्व है राज्यों की संख्या में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय राजनीति ये समझ लीजिए कि एक समुद्र है, या चलिए समुद्र कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक स्विमिंग पूल समझ लीजिए आप। स्विमिंग पूल है, पानी भरा हुआ है, पूरा शांत है, ठीक है ना, कोई हलचल नहीं है। एक कंकड़ उठा के मारा, हलचल हुई, मतलब क्या हुआ? पानी की जो शांत व्यवहार था वो प्रभावित हुआ, उसमें हलचल हुई। उसी हलचल को, अब उस स्विमिंग पूल को आप समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है ना। और वो पत्थर मतलब ये तत्व, इन तत्वों ने उस व्यवस्था को हिला के रख दिया, उस व्यवस्था को अपना रूप परिवर्तित करने पे मजबूर कर दिया। किसने? इन तत्वों ने। कौन कौन से तत्व है कि एक तो जो देशों की जनसंख्या थी, देश जो, माफ करना, देशों की संख्या जो थी, जनसंख्या नहीं, देशों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी, ठीक है ना। क्यों और कैसे अंदर समझेंगे स्लाइड में। दूसरा था विदेश नीति का प्रजातांत्रिक थोड़ा छूटा हुआ, प्रजातांत्रिकरण। विदेश नीति का प्रजातांत्रिकरण। पहले विदेश नीति, प्रत्येक देश की विदेश नीति जो थी, फॉरेन पॉलिसी, वो कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब जो विदेश नीति बनने लगी
वो कुछ और बनने लगी। उस विदेश नीति में अब आम आदमी की भावनाएं भी सम्मिलित तो हो चुकी थी, इसलिए यहां पर कहा गया है कि विदेश नीति का प्रजातांत्रिकरण होने लगा। तीसरी थी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। भाई नई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है ना, तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी ने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया, उसको परिवर्तित होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद में एक बड़ा मतलब कि विकास भी मनुष्य ने उस पर ही बैठ के किया है, लेकिन एक मान लीजिए कि एक चिंगारी जो बारूद के ढेर पर पूरा विश्व आज बैठा हुआ है, और वो बारूद का ढेर कुछ और नहीं बल्कि ये परमाणु है। जब से इसकी खोज हुई है तब से मानव का जो अस्तित्व है ना, उसका कोई स्थायित्व नहीं बचा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की आवश्यकता है। मनुष्य जब तक इस परमाणु शक्ति का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन इस्तेमाल का बोला है मैंने, है ना, चूंकि वो हथियार तो बना चुका है, परमाणु सब रेडी है ना, उसका इस्तेमाल एक दो बार हो भी चुके हैं। ये इनके परमाणु जो हथियार होते ना दोस्तों, बड़े खतरनाक होते, भयानक होते। एक ही देश है ना, इस एक ही देश अगर जिसके पास में ये परमाणु बम है, जैसे मान लो अमेरिका मान लो या रूस मान लो, दोनों के पास में इतने परमाणु बम है कि ये चाहे ना तो पूरे विश्व को कई बार समाप्त कर सकते हैं, कई बार। इतने परमाणु हथियार हैं इन देशों के पास में, इतनी शक्ति है इन हथियारों में, ठीक है ना। तो इसकी परमाणु शक्ति और शांति के लिए बढ़ती हुई चिंता, ये भी प्रमुख एक इसका जो है एक तत्व है जिसने राजनीति को प्रभावित किया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये बहुत शानदार काम किया था। सबसे प्रमुख आज जो हम जी पा रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की मार से अगर बचने का सबसे बड़ा कोई हथियार था हमारे पास में, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन था, जिसे हम सिंपल शब्दों में अंतरराष्ट्रीय संगठन का यूएनओ बोलते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो सोवियत माफ करना अंतरराष्ट्रीय संगठन था, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के कारण ही जो है विश्व के जितने भी देश इसके सदस्य बने, वो सारे देश अब इसके आदेशों को फॉलो करने लगे, और इस आदेशों को फॉलो करने के कारण ही अब जो शीत युद्ध वाली भावना थी वो लगभग समाप्त हो गई, धीरे धीरे समाप्त हुई। इसके बाद में फिर देशों में जो है आधुनिकीकरण आना प्रारंभ हुआ, और फिर जब आधुनिकीकरण आया तो पहले साम्राज्यवादी भावना थी, अब व्यापारवादी भावना प्रारंभ हो गई। भैया व्यापार करने के लिए एक देश को दूसरे देश का बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए था, तो व्यापार वाणिज्य का महत्व बढ़ने लगा। तो ऐसे में क्या हो, भले वो गरीब देश हो कोई सा भी, तो उसको भी व्यापार वाणिज्य करना है, तो अब एक दूसरे देशों के संबंध जो है मधुर संबंध स्थापित होने लगे, है ना। तो ये 6 जो आपके तत्व थे, इन 6 तत्वों को दोस्तों थोड़ा सा बारीकी से अंदर चल के समझ लेते हैं, जिससे हमारा सेशन आज का कंप्लीट हो जाएगा। राज्यों की संख्या में वृद्धि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जैसे जैसे साम्राज्यवादी भावना समाप्त होने लगी, अर्थात उपनिवेशवाद का उन्मूलन होने लगा, वैसे वैसे नए नए राष्ट्रों का उदय होने लगा, नए नए राष्ट्र आने लगे, है ना। और इन नए राष्ट्रों के आने से अब अंतरराष्ट्रीय स्थिति जो थी, अब उसका क्षेत्र व्यापक होने लगा। अब एशिया, पूरा एशिया जिसमें भारत भी आता है, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका का महाद्वीप, तो इन पूरे महाद्वीपों में जितने भी देश गुलाम थे, उपनिवेश थे, अब वो आजाद होने लगे। तो अब इन जो महाद्वीप जैसे कि एशिया, अफ्रीका और ये अमेरिकी महाद्वीप जो थे दोस्तों, इनमें अब देशों की संख्या बढ़ने लगी, इन देशों की संख्या बढ़ने लगी। और ये कहां से पता चलता है दोस्तों, ये कहां से पता चलता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ के नाम से जानते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसकी जब स्थापना हुई थी, यूएनओ ये कोई अपरिचित शब्द नहीं है, इस पर हमने सेशन लिया हुआ है दोस्तों, एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ बाय लोधाजी सर या लोधाजी क्लासेस, तो आपको ये सेशन निकल के आ जाएगा, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वहां से आपको यूएनओ का जो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, कि ये यूएनओ एक्चुअल में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय मात्र 51 देश इसके सदस्य थे। कितने? 51, मात्र 51 सदस्य देश थे। और बहुत अच्छी बात यह है कि उस समय में भारत भी इसका सदस्य था, इन 51 में भारत का नाम भी आता था, ठीक है ना, अच्छी बात यह है।
चलिए, तो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो मात्र 51 देश ही इसके सदस्य थे। लेकिन 1945 के बाद में जैसे ही देशों से ये गुलामी का पर्दा हटा, नए नए देशों का उद्भव हुआ, वैसे ही इनकी संख्या दोस्तों बढ़ करके 185 तक पहुंच गई। कितनी? 185 तक, 185 हो गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन राष्ट्रों का उदय हुआ और इन राष्ट्रों के उदय ने पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पलट मारा। अब चूंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अब मात्र पहले जो शक्तिशाली राष्ट्र थे अब वही तो नहीं बचे। अरे जिन राष्ट्रों का उदय हुआ, भले ही वो नए नए राष्ट्र थे, लेकिन उनमें भी जनसंख्या थी, उनकी भी सरकार थी, भाई सब कुछ था उनके पास भी। तो इस काल को, इस चीज को लेकर सब कुछ में उनकी समस्याएं भी थी। तो उन, भले ही वो अविकसित देश थे या विकासशील राष्ट्र थे, उन देशों की समस्याओं को इग्नोर करके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आगे संचालित कैसे हो सकती है? अगर उन देशों को छोड़ दोगे तो फिर ये अंतरराष्ट्रीय कहां कहलाएगी? ये तो कुछ देशों का समूह बन के रह जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब क्या है? पूरे विश्व के देश जिसमें समाहित हो जाए वही तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है ना। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को आगे संचालित करने के लिए जो देश अभी अभी जिन देशों का उद्भव हुआ है, उन देशों की समस्याओं को समझना भी आवश्यक था। तो इसलिए कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का रूप जो था पहले से अब परिवर्तित होने लगा, और उस परिवर्तित होने का मुख्य रीजन जो था वो नए नए देशों का उद्भव होना है, राज्यों की संख्या में वृद्धि है। आई होप क्लियर होगा, इतना पॉइंट ये पूरा क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, विदेश नीति का प्रजातांत्रिकरण। प्रजातांत्रिकरण, ये का के बाद में रा और ना और लगा लेना तो करण हो जाएगा, है ना। विदेश नीति का प्रजातांत्रिकरण, अब समझिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया। पहले अर्थात की वही बात जो मैं फिर से दोहराऊंगा, 1400 ईस्वी को ही पकड़ लीजिए, बहुत अच्छा समय है वो, इसलिए मैंने उसको चूज किया है ना। बेसिकली तो ये पहले, उससे पहले से भी साम्राज्यवाद तो बहुत पहले से चला आ रहा है दोस्तों, लेकिन एक समय ऐसा था 1400 ईस्वी वाला जब साम्राज्यवादी भावना ने एक उग्र रूप धारण कर लिया था, और बहुत सारे जो पूर्वी राज्य थे, जैसे कि ये यूरोप के जितने भी देश थे, ये जितने ये देश थे ना दोस्तों, अन्य उपनिवेश देशों की खोज करना प्रारंभ कर दी थी लोगों ने। व्यापार के नाम से बेवकूफ बनाया, तो दुनिया को, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाए लोगों ने, व्यापार करने के बहाने गए और वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित कर करके और उन देशों को लूटना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। हालांकि तो वो हमारा छोड़िए उसको, वो मैटर नहीं है। तो देखिए जब ये उस समय से जब ये देश जो अन्य देशों की खोज कर रहे थे, तो उस समय इनके अंदर क्या थी? साम्राज्यवादी धारणा थी, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना, कैसे भी करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो इनकी जो विदेश नीति, देखिए विदेश नीति तो हर समय पहले भी बनती थी, अब भी बनती है, हर एक देश बनाता है ना। तो पहले जो इनकी विदेश नीति हुआ करती थी वो साम्राज्यवादी धारणा से प्रभावित हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नए नए राज्यों का उदय हो चुका था, तो अब धीरे धीरे कई जनता भी भड़कने लगी थी इन साम्राज्यवादी देशों की। उन्होंने भी क्रांतियां करना चालू कर दिया, कई पुनर्जागरण आए, कई क्रांतियां हुई, खूनी क्रांतियां हुई, सफेद क्रांति हुई, लाल काली पीली पता नहीं कौन कौन सी क्रांतियां हुई विश्व में। और उन सारी क्रांतियों के माध्यम से जो है वहां पर अब लोकतंत्र स्थापित होने लगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो क्या हुआ? लोकतंत्र कब स्थापित होता है? लोकतंत्र कब स्थापित होता है? जब जनता उसमें इंक्लूड हो जाती है शासन व्यवस्था में। तो जनता के शासन व्यवस्था में आने से अब आम आदमी की आवाज भी सुने जाने लगी। तो अब चूंकि हुआ क्या कि अब परिस्थितियां पूरी पलट चुकी थी, साम्राज्यवाद समाप्त तो हो चुका था, लोकतंत्र आ चुका था। तो उस लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अब उस प्रकार की विदेश नीति का निर्माण किया जाने लगा। तो जिस विदेश नीति में जनता को ध्यान में रखा जाए, जिस विदेश नीति में आम व्यक्ति की आवाज को सुना जाए, वही नीति दोस्तों यहां लोकतांत्रिक विदेश नीति कहलाएगी। सिंपल शब्दों में वो समझिए कि जब कोई देश अपनी विदेश नीति बनाता है, तो उस विदेश नीति में अगर जनता के विचार, जनता की इच्छाएं, जनता की आवश्यकताएं इंक्लूड हो जाए, तो वो विदेश नीति लोकतांत्रिक विदेश नीति का रूप धारण कर लेती है। और आज विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक विदेश नीति ही बनी जाती है, ठीक है ना। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है, एक बार इसको भी पढ़ के बता देता हूं ताकि आपका और भी ये डाटा भी क्लियर हो जाए। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। मैं तो पसीना बहा ही रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप भी।
अब सोचते होंगे ना कि तब पसीना सर को क्यों आ रहा है। दोस्तों स्टूडियो में फैन नहीं चालू कर सकते, फैन चालू करेंगे आवाज क्लियर नहीं आएगी, वॉइस प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और आपके सर के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पर एसी लगवा लूँ स्टूडियो में, ठीक है ना। इस कारण से पसीना बहाना पड़ता है। और ये लाइट तो कम कर ही नहीं सकते, लाइट का फोकस डायरेक्ट पड़ता है ना, तो फिर थोड़ा सा गर्मी एक पूरे स्टूडियो में भाप सी बन जाती है पूरी। तो इस कारण से थोड़ा यार, और हमारा मैनेजमेंट ही ऐसा भाई एसी का अलाउ ही नहीं करता, क्या करें। और आप लोग भी शेयर नहीं करते हो, थोड़ा आप लोग शेयर करोगे तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हमारी सारी व्यवस्था है ना दोस्तों, आप लोगों पे जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था किसमें शांति व्यवस्था टिकी हुई है ना, वैसे ही हमारी पूरी व्यवस्था सिर्फ आप लोगों पे टिकी हुई है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो बस आपका सपोर्ट करने का एक ही तरीका, क्योंकि एक तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आर्थिक रूप से सपोर्ट आपसे कभी नहीं लूंगा, लेकिन अगर सपोर्ट वास्तविक रूप से करना ही चाहते हो ना, तो ये सेशनों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट जब इससे जुड़ेंगे तो वो हमारे तरह से हमारा सपोर्ट ही है ना, क्योंकि ये व्यवस्था जितनी आगे पहुंचेगी उतना हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ के मैं डाटा क्लियर कर देता हूं आपका। व्यवहारिक रूप से आप इसको समझ चुके हैं विदेश नीति को, है ना। चलिए विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट पेन लेना पड़ेगा यार, चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, बार बार पेन लेना पड़ता है इससे। ओके, विदेश नीति, अरे कहाँ खिसक रहे हो भाई। विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक देश का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है ना, तो वो विदेश नीति ही होती है प्रत्येक राष्ट्र के लिए भी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए यहाँ पर जो केंद्र बिंदु शब्द इस्तेमाल किया ना, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, सभी देशों पर अपना कंट्रोल रखता है ना। तो वो कंट्रोल कैसे रखेगा, किसी देश के बारे में किसी को जानना होगा तो वो कैसे जानेगा, उसकी विदेश नीति के द्वारा। तो ये किस प्रकार की विदेश नीति फॉलो करता है, और विदेश नीति में क्या होगा, अलग अन्य देशों के साथ में उसके व्यवहार, किस प्रकार की इसने विदेश नीति बनाई है, किस प्रकार की है, किस किस प्रकार का जो है इसने, मतलब सारे उसकी जो झलक है उस देश की पूरी उस विदेश नीति में देखने को मिल जाती है। इसलिए कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है विदेश नीति को, ठीक है ना। तो पूर्व के मतलब जो यूरोप और एशिया के, यूरोप के जो देश है, तो पूर्व के अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक होने के कारण वहां विदेश नीति का संचालन पहले शासक वर्ग के द्वारा किया जाता था। क्लियर है, राजतंत्रात्मक मान लीजिए साम्राज्य, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। राजतंत्रात्मक क्या व्यवस्था होती है दोस्तों, जिसमें सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, राजतंत्र होता है। तो उस राजतंत्र वाली शासन व्यवस्था के अंदर जो विदेश नीति बनती थी वो शासक ही बनाता था, शासक वर्ग के द्वारा ही बनाई जाती थी। परंतु दूसरे विश्व युद्ध ने परिस्थिति को पलट दिया, अब लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, इसलिए राष्ट्रों की संख्या बढ़ने लगी थी, जनसंपर्क के साधन बढ़ने लगे, जनसंपर्क के साधन बढ़ने लगे, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीफोन, इन सब के बढ़ने से दोस्तों अब विदेशी मामलों में भी आम आदमी की आवाज सुनी जाने लगी, आम आदमी की आवाज बुलंद होने लगी, और अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब पहले की अपेक्षा और अधिक लोकतंत्रीय हो गई है। क्लियर है ना। चलिए अगला है तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास। क्या है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास। दोस्तों 20वीं शताब्दी से पहले की अगर हम बात करें ना, तो उस समय तो पूरा एक कोई तकनीकी जैसी कोई चीज थी नहीं, कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी, बस चल रहा था, जैसे तैसे जीवन कट रहा था, है ना। लेकिन 20वीं शताब्दी एक परिवर्तन का युग कहलाती है, 20वीं शताब्दी परिवर्तन का युग कहलाती है। बहुत परिवर्तन हुए इसमें, नई नई टेक्नोलॉजियों का आविष्कार होने से बहुत ज्यादा परिवर्तन इस क्षेत्र में देखने को मिले हैं। नई टेक्नोलॉजी ने हथियारों का स्वरूप भी बदल दिया। नई टेक्नोलॉजी ने मानव सभ्यता का तो विकास किया ही, साथ में उसने हथियारों का स्वरूप भी बदल डाला, और जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ही भयानक रूप से पड़ा। लोगों की चिंताएं क्यों बढ़ी, इसी कारण बढ़ी। नई टेक्नोलॉजी आने से अब हथियार पहले से ज्यादा आधुनिक हो चुके थे। पहले हथियार से जो है सामने वाले के सामने जाकर के गोली मारनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब व्यक्ति घर में बैठकर किसी को टारगेट करके उसको मार सकता था, इस प्रकार के हथियार। तो अब विद्वानों की समस्याएं और बढ़ने लगी, राजनीतिक स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं और प्रबल होने लग गई थी, है ना। कि अगर अब युद्ध छिड़ा ना,
तो व्यक्ति बाहर आकर नहीं लड़ेगा, घर के अंदर से ही लड़ लेगा, है ना, और पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तकनीकी ने मनुष्य को प्रगति और विनाश दोनों रूपों में सक्षम बना दिया था। ठीक है ना। तो मनुष्य का इस टेक्नोलॉजी ने प्रगति तो की मनुष्य की, साथ ही साथ में उसको है ना बारूद के ढेर पर भी बिठा दिया है। ठीक है ना। एक छोटी सी चिंगारी, किसकी चिंगारी? युद्ध की चिंगारी पूरे विश्व को जला सकती है ना। और अभी आप देख ही रहे हैं दोस्तों, अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रही है घमासान, एक्चुअल में रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं चल रहा है वो मामला, बल्कि वो रूस और जो नाटो है ना, अमेरिका गुट, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो बना था, वो उस गुट के नाटो के बीच में चल रहा है युद्ध। लेकिन नाटो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा है, यूक्रेन को सामने करके युद्ध लड़वा रहा है। नहीं तो यूक्रेन के पास इतनी क्षमता थोड़ी ना थी यार, कितने महीने हो चुके हैं उसको युद्ध चलते हुए, अभी तक उसके हथियार समाप्त नहीं हुए। वो वैसे रूस चाहे तो वो एक पल में उसको समाप्त कर सकता है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो उसको ही समझनी पड़ रही हैं, कुछ बातें होती है, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब नई नई टेक्नोलॉजी आई तो उस टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति को इतना जो है क्षमतावान बना दिया कि वो चाहे तो इस टेक्नोलॉजी से अपनी प्रगति कर ले, अपना विकास कर ले, और चाहे तो विनाश कर ले, जैसा चाहे वैसा हो सकता है। तो प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण अब राष्ट्रों की सैनिक शक्ति में भी अब तीव्र परिवर्तन हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब अस्थिर नजर आने लगी थी। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब अस्थिर नजर आने लगी थी। ठीक है ना। चलिए अगला है परमाणु शक्ति और शांति व्यवस्था के लिए बढ़ती हुई चिंता। अब टेक्नोलॉजी के बाद में दूसरा पक्ष आ चुका आपका परमाणु शक्ति वाला। भाई परमाणु शक्ति कहां पीछे रहने वाला था? परमाणु शक्ति की जो खोज हुई थी, परमाणु की जो खोज हुई थी ना, जो आविष्कार हुआ था, वो अच्छे कार्य के लिए हुआ था। लेकिन इसका इस्तेमाल विनाशक हथियार बनाने के लिए भी किया जाने लगा, है ना। अमेरिका का जापान पे हमला आपको अच्छे से याद होगा, नागासाकी वगैरह, जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, कितना भयानक नुकसान हुआ था। उस परमाणु बम का असर जापान पर आज भी होता है दोस्तों। आज की जनरेशन भी उस परमाणु बम के उसका युद्ध जो उसका प्रभाव हुआ था ना, वो प्रभाव आज भी उसकी जनरेशन भुगतती है। तो ये इतना आसान नहीं है। जो परमाणु हमला है वो सदियों तक लोगों को भुगतना पड़ता है। हमला चाहे वो आज होगा ना, तो हजारों साल तक उसका असर रहता है। आने वाली जो कई पीढ़ियां जो गुजर जाती है दोस्तों। तो जहां पर नागासाकी पर जहां पर परमाणु बम का हमला हुआ था, अमेरिका ने किया था ना, वहां पर आज भी प्रभावित है वहां के लोग उससे। ठीक है ना। तो परमाणु शक्ति होती क्या, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। परमाणु शक्ति, इसका जो परमाणु किसको बोलते हैं आप लोग, इससे तो परिचित होंगे, है ना। 1 मिनट लगेगा, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं एक्चुअल में क्या होता है परमाणु। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको उसके हथियार की मारक क्षमता आपको थोड़ी सी समझ आने लगे। दोस्तों परमाणु हथियार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा परमाणु है, एक अणु है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा अणु है, ठीक है। इस अणु को फेंककर आपने जो है इस दीवार पर मार दिया, तो जैसे ही ये इससे टकराएगा ना, तो कम से कम इससे 100 से भी ज्यादा इसके अन्य टुकड़े निकलेंगे, इसमें से अन्य टुकड़े निकलेंगे। समझना कहानी को, 100 से भी ज्यादा टुकड़े से निकलेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो ये टुकड़े निकल रहे हैं, ये जिससे भी टकराएंगे तो उससे भी कम से कम 100 या उससे भी ज्यादा निकलेंगे। तो इससे जो फिर ये अणु निकल रहे हैं, ये अणु के टुकड़े भी जब टकराएंगे तो इनसे भी भयानक रूप से विस्फोट होगा। तो अब सोचिए, एक अणु को, परमाणु को एक ऐसी व्यवस्था में अंदर पैक करके उसे इस प्रकार से झकझोरा जाता है, टकराया जाता है आपस में। तो सोचिए जब आपस में इतने सारे परमाणु टकराएंगे तो कितना भयानक विस्फोट होता होगा। वो जब वो बाहर निकल करके जब टकराते हैं तो उनका विस्फोट और भयानक रूप से होता है। मतलब कि ये इसका विस्फोट खत्म होता ही नहीं है, बल्कि और भयानक रूप धारण करते जाता है, बढ़ता ही जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा बम एक ट्रायल था अमेरिका का, याद रखिए। जो इससे बड़ी हजारों गुना ज्यादा शक्ति जो रहे परमाणुओं में, उसका तो अभी तक परीक्षण तक नहीं हुआ है दोस्तों। परीक्षण ही पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है परमाणु बम का, तो याद रखिए।
तो इतनी भयानक मारक क्षमता वाले ये परमाणु बम होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसकी डिस्क्रिप्शन पूछते हैं कि परमाणु शक्ति की, अब थोड़ा सा दोस्तों आइए बोर्ड पर, थोड़ा समझिए इसको, ताकि अपना सेशन भी अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबा ना हो, समय पर ही इसको समाप्त कर लें, ज्यादा उचित होगा। परमाणु शक्ति के आविष्कार ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अपरिचित समस्या उत्पन्न कर दी। परमाणु शक्ति के विनाश के सामर्थ्य को देखते हुए मैक्स लर्नर ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, इस युग को, जो वर्तमान का युग है, इसको अति मारकता का युग कह दिया। क्या कहा है, अति मारकता का युग। ये ऐसे तथ्य याद रख लीजिए ना, मैक्स लर्नर ने क्या कह दिया इस युग को, भाई ये परमाणु की जो मारक क्षमता है ना, इस क्षमता को देखते हुए मैक्स लर्नर ने कहा कि भाई जो ये युग चल रहा है ना, ये अति मारकता का युग है, अति मारकता का। तो अमेरिका और रूस दोनों के पास में इतनी क्षमता है कि वे अपनी आणविक शक्ति से संपूर्ण संसार को कई बार समाप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व को कई बार समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शोधकर्ता शांति के लिए चिंतित होने लगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो युद्ध कैसे रोके या युद्ध से कैसे बचे और शांति स्थापित कैसे करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बचा है इसका पक्ष। आई होप क्लियर होगा दोस्तों ये भी, ठीक है ना। चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व। अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी सेशन को थोड़ा जल्दी कवर करें, वैसे भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, कहीं पर अब कोई डाउट नहीं बचा, क्योंकि इतनी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी है कि अब आपको समस्या इसमें नहीं आएगी, है ना। चलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व, इसको भी पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको, वो समझा भी देता हूं साथ में। पूरे विश्व की सबसे बड़ी चिंता जो थी वो शांति स्थापना थी। अब तक आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन की शांति स्थापित करने का एकमात्र साधन बचा। देखिए क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर, कि पूरे विश्व में एक ही समस्या थी जो भयानक रूप से स्थापित हो चुकी थी, वो थी शांति व्यवस्था ना होना, है ना, शांति का ना होना। तो इस शांति को लाने का कार्य जो कोई कर सकता था तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन ही कर सकता था। तो इसके लिए दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और सभी देशों को इसका सदस्य बनाया गया। जो उस देश में इसके सदस्य बने, अब जितने भी देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उन सब देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करना पड़ता था। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ कभी किसी पर हमला करने का आदेश देता नहीं था, इस कारण से अब शांति व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित होने लगी, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के स्थापित होने से राष्ट्रों के व्यवहार पर अंकुश लगने लगा और युद्ध और शांति के मामलों में राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ देख लीजिए या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय देख लीजिए, इसके निर्देशों का पालन करना पड़ता था। इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कायम होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, मतलब शांति व्यवस्था स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। व्यापार और वाणिज्य, तो वर्तमान में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यापार और वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई, कोई सा भी देश होगा चाहता है कि दूसरे देश में जाकर व्यापार करे ताकि उसकी मुद्रा में और ज्यादा वृद्धि हो, उसकी आर्थिक स्थिति में और ज्यादा वृद्धि हो। तो कोई भी देश होगा तो वर्तमान स्थिति में उसकी विदेश नीति में यह सबसे पहले उल्लेखित होता है कि वो किस किस देश से कितना कितना व्यापार करने वाला है। तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यापार और वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। कई राष्ट्र व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से अपनी विदेश नीति का संचालन करते बनाते हैं, फिर उसका संचालन करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए यहां पर अब सिर्फ व्यापार करने के लिए देश जो है अपनी शत्रुता को भी भुला देते हैं। और वो कैसे, अमेरिका कभी भी चीन के साथ कभी एक कदम से कदम मिलाकर नहीं चला है दोस्तों, कभी भी, है ना। तो अमेरिका ने चीन में व्यापारिक हितों को देखते हुए याद रखिएगा 1971 में उससे राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और है अरब इजराइल संघर्ष में। अरब इजराइल युद्ध हमेशा होता रहता है, तो लेकिन अरब जो है दोस्तों ये तेल भंडार है, भयानक तेल भंडार है। तो कई सारे देश जो है दोस्तों, अधिकांश देश जो है इस तेल भंडार को देखते हुए इस अरब का बिना सोचे समझे अरब का साथ देते हैं, अरब देशों का साथ देते हैं इस संघर्ष में। क्लियर है ना। तो यह पक्ष साबित करता है कि जो अधिकतम देश अपनी विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं वो अपनी व्यापार और वाणिज्य की नीति को दृष्टि में रखते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इसी के साथ में सेशन होता है अपना कंप्लीट और नेक्स्ट सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मार्टिन कैपलन की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मार्टिन कैपलन दोस्तों बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है ना। ये अंतरराष्ट्रीय वाला जो खेल है ना ये आखिर तक चलने वाला, याद रखिएगा, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति ही
पढ़ रहे हैं। तो मार्टिन कैपलन की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना की है, किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बताई है, ये सारी चर्चा हम दोस्तों अगले सेशन में करने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार से अगर बना रहा तो थोड़ा सा बस शेयर करते रहे, ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू होती रहेगी। आज थोड़ी सी सेशन लेट हुआ है, लेकिन दोस्तों हमारा प्रयास ये है कि कंटिन्यू टाइम पर ही हो, और जो कि करने का प्रयास भी रहता है, लेकिन किसी कारणवश लेट हो ही जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।